स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स या तंत्रिका आवेग का संवहन या परिवहन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरह से एनआई जो है वो गुजरता है, उसका कंडक्शन कैसे होता है। उससे पहले जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसमें उसकी एक विशेषता होती है उत्तेजनशीलता और संवहनशीलता, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी की वजह से ही जो वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों को हमारे शरीर में पाए जाने वाले संवेदी अंगों के द्वारा उन परिवर्तनों को ग्रहण किया जाता है, रिसीव किया जाता है, इसलिए उनका नाम संवेदी अंग रखा गया है। तो वो जो परिवर्तन है जो कि संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, वो फिर डिकोड किए जाते हैं। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा। और वो क्यों किए जाते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर उत्तेजनशीलता का लक्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से उन परिवर्तनों को उन सेंस ऑर्गन से जो संवेदी न्यूरॉन है वो उनमें डिकोड किया जाता है। अर्थात वे नर्व फाइबर्स जो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण किया गया और फिर उनको उन न्यूरॉन तक पहुंचाया गया, अर्थात उन परिवर्तनों को डिकोड करके वो न्यूरॉन सीएनएस तक उनको पहुंचाएंगे, इसलिए उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। तो इस तरह से इरिटेबिलिटी की वजह से सेंसरी जो न्यूरॉन है वो सेंस ऑर्गन से उन परिवर्तनों को, जिसे हम उद्दीपन भी कह सकते हैं, उनको रिसीव करते हैं और फिर सीएनएस तक उनको पहुंचाते हैं। दूसरा उनका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो कंडक्टिविटी, संवहनशीलता, अर्थात एनआई को केमिकल के रूप में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में वो टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर एक साइकिल है, वे संवेदी न्यूरॉन्स जिनके द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करके सीएनएस तक पहुंचाया जाता है और फिर सीएनएस के अंदर उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद आदेश के रूप में, ऑर्डर के रूप में जो न्यूरॉन टारगेट साइट तक उन सीएनएस का आदेश लेकर आते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। और वो मोटर न्यूरॉन्स, सभी मोटर न्यूरॉन्स जो है मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, या उनका जो आदेश है सीएनएस का वो मस्कुलर सिस्टम को और ग्लैंडुलर सिस्टम को ही दिया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स दो प्रकार का, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और केमिकल ट्रांसमिशन। आपको यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं, जहाँ से उनके जुड़ने का जो स्थान है, तो वो सीधा जैसे तार वायर जुड़ता है वैसे नहीं जुड़े रहते। उन दोनों के बीच, उनके जो एंड पार्ट है, उन दोनों के बीच लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। तो इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन है वो न्यूरॉन्स अपनी जो न्यूरोलेमा है, एक्सोलेमा है, उसके द्वारा करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक न्यूरॉन का जो अंतिम भाग है, सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक बटन है, वहां तक तो वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कर देगा एनआई का, लेकिन नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके बीच और प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके बीच स्पेस है, तो उस स्पेस अर्थात वो डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, तो ट्रांसमिशन कैसे होगा? तो वहां पर जब एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, न्यूरोलेमा, वहां तक आ गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन है न्यूरोलेमा, वहां तक कैसे पहुंचेगा वो? तो यहाँ पर पहुंचने का जो ट्रांसमिशन में काम होता है वो है केमिकल ट्रांसमिशन। अर्थात जो सिनेप्टिक नोब है, जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ स्नेप्स बनाता है, उसके बीच में जो गैप है, उस गैप के अंदर जो एनआई का जो ट्रांसमिशन है या कंडक्शन है वो होता है केमिकल के रूप में, रासायनिक ट्रांसमिशन या केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के अंदर 3 स्टेप है। पहली है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड या पोलराइजेशन।
ठीक है। दूसरा है इसकी स्टेज जो है वो एक्शन पोटेंशियल अर्थात डीपोलराइजेशन, और तीसरा है रीपोलराइजेशन अर्थात रीपोलराइज्ड। ठीक है। तो पहली क्लास में मैंने बताया था, पहली स्टेज में पहली जो क्लास हुई थी हमारी सेकेंडरी फिजियोलॉजी की, तो मैंने बताया था कि कोई भी सेल है सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था का मतलब है जो वो रेस्ट कर रही होती है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर। तो कोई भी सेल रेस्टिंग स्टेट के अंदर उसकी जो पीएम है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर पाया जाने वाला सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये ईसीएफ है, ये जो भारी माध्यम है ये ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये साइटोप्लाज्म, सेल का एक साइटोप्लाज्म या सेल की इनर साइड, ये है पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूरॉन जो न्यूरोलेमा है वो रेस्टिंग स्टेज में, या न्यूरोलेमा वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, अर्थात सिलेक्टिव आयंस को ईसीएफ से अपने अंदर आने देती है और सिलेक्टिव आयंस को साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म से बाहर ईसीएफ में आने देती है। तो सामान्य अवस्था में कोई भी सेल है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है, जिसके कारण से उसके कोशिका द्रव्य से 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन ईसीएफ से साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। रेस्टिंग स्टेट के अंदर ये प्रोसेस चलती रहती है, अर्थात सोडियम पोटेशियम पंप खुला रहता है, जिसके कारण से जो न्यूरोलेमा है वो बाहर से पॉजिटिव चार्ज आयनों से चार्ज होती है और अंदर से नेगेटिव चार्ज आयनों से चार्ज होती है। कारण क्या है? उसके 2 रीजन है। पहला जो रीजन है वो ये है कि जो न्यूरोलेमा है वो सोडियम आयनों की अपेक्षा पोटेशियम आयनों के लिए अधिक परमेएबल होती है। ठीक है। दूसरा कारण है सामान्य अवस्था में सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो चालू रहता है। तो इन 2 कारणों के वजह से न्यूरोलेमा या न्यूरोप्लाज्म से सोडियम आयन लगातार बाहर आते हैं और बाहर से पोटेशियम आयन अंदर लगातार आते हैं। क्योंकि अंदर जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की रिलेशन इनसाइड अंदर की तरफ उनकी मात्रा कम है, और पोटेशियम और जो ऑर्गेनिक एनायंस है उनकी मात्रा अंदर अधिक है। ठीक है। तो ये जो पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं ईसीएफ से, इसके द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा वो अंदर उपस्थित क्लोराइड आयन के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, जिसके कारण से आंतरिक जो सतह है न्यूरोलेमा की वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज होती है। बाहर चूंकि अधिक मात्रा में सोडियम आयन 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो बाहर जो है वो सोडियम और क्लोराइड आयनों की अधिकता अधिक है, पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता अधिक है वो, उसकी वजह से बाहर से न्यूरोलेमा पॉजिटिव चार्ज से चार्ज रहती है। अगर हम इनके चार्ज की गणना करें कि अंदर नेगेटिव चार्ज आयन अधिक है या बाहर अधिक है, या पॉजिटिव चार्ज आयन बाहर अधिक है अंदर कम है, इसकी अगर जांच हम करें तो अगर इलेक्ट्रोड हम जोड़ें इसको, 2 इलेक्ट्रोड नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और उन दोनों को गैल्वेनोमीटर से अगर हम जोड़ें तो जो मान आएगा रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग -70 से -80 मिलीवोल्ट आती है। अर्थात जब न्यूरोलेमा पर किसी प्रकार का कोई नर्व इंपल्स नहीं गुजर रहा होता है, उस समय जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मान है वो -70 से -80 मिलीवोल्ट होता है। ये -70 या -80 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि बाहर न्यूरोलेमा की बाहरी सतह पर
पॉजिटिव चार्ज आयनों की अपेक्षा न्यूरोलेमा की आंतरिक सतह पर नेगेटिव चार्ज आयनों की संख्या 70 से 80 अधिक है। अर्थात अगर हम ये माने कि बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की संख्या 100 है, 100 पॉजिटिव चार्ज आयन है, मान लीजिए 100 पॉजिटिव चार्ज आयन है बाहर, तो इनसाइड ये आउटसाइड के अगर 100 पॉजिटिव चार्ज आयन्स है तो सेल के इनसाइड लगभग 170 से 180 नेगेटिव चार्ज आयन उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू -70 से -80 मिलीवोल्ट। इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं उदाहरण दूं तो बाहर सेल के बाहर न्यूरोलेमा के बाहर 100 पॉजिटिव चार्ज आयन है, जबकि न्यूरोलेमा के अंदर की तरफ न्यूरोप्लाज्म की तरफ 170 से 180 नेगेटिव चार्ज आयन है। तो इसलिए रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका जो मान है वो होता है -70 से -80 मिलीवोल्ट। ये कब है? जब इस न्यूरोलेमा पर किसी प्रकार का कोई भी एनआई नर्व इंपल्स नहीं गुजर रहा होता है, अर्थात जो मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में है तो वो कहलाती है कि मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज्ड है। दूसरा इसका पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का अर्थ यहाँ पर ये है कि वातावरण में बाह्य वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ, अर्थात जैसे अधिक टेम्परेचर अधिक हो गया, कम टेम्परेचर हो गया, या कोई चीज हमारे शरीर में चुभ गई, कोई भी बाहरी वातावरण में होने वाला जो परिवर्तन है वो हमारे संवेदी अंग सबसे बड़ा है स्किन है, उसके द्वारा रिसीव किया जाएगा। ठीक है, रिसीव करने के बाद वो एक उद्दीपन का काम करेगा, और वो जो उद्दीपन है वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा एनआई में परिवर्तित कर दिया जाएगा, डिकोडेड कर दिया जाएगा, और वो सिग्नल के रूप में एनआई के रूप में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के रूप में सीएनएस तक जाएगा। अर्थात जब इस न्यूरोलेमा पर एनआई गुजर रहा होता है तब क्या होगा, जिस स्थान पर एनआई गुजरेगा उस स्थान वाली जो न्यूरोलेमा है वहां पर जो सोडियम पोटेशियम पंप है जो पहले खुला था वो अब बंद हो जाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही शुरू होता है तो मेम्ब्रेन के जिस भाग पर से एक्शन पोटेंशियल या एनआई गुजर रहा होता है उस भाग का सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा कि बाहर से, क्योंकि ईसीएफ के अंदर बाहर सोडियम आयन बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि जब एनआई नहीं गुजर रहा था उस समय सोडियम पोटेशियम पंप चालू था, तो भाई ईसीएफ के अंदर अत्यधिक मात्रा में सोडियम आयन है, तो वो सोडियम पोटेशियम पंप बंद होने के कारण वापिस अंदर आएंगे, न्यूरोलेमा या न्यूरोप्लाज्म में आएंगे। साथ ही साथ ड्यूरिंग एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, अर्थात जब सोडियम पोटेशियम पंप खुला था उसके कारण से बाहर से 2 पोटेशियम आयन ईसीएफ में न्यूरोप्लाज्म में आए हुए थे, अंदर पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर से सोडियम पोटेशियम पंप बंद होने के कारण अंदर आएंगे, अंदर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज आयन पोटेशियम वो अधिक है, तो क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन की जो स्थिति है पोलराइजेशन की वो डीपोलराइज्ड हो जाएगी। डीपोलराइज का अर्थ यहाँ पर ये है कि मेम्ब्रेन सामान्य अवस्था में, जैसे मान लीजिए सामान्य अवस्था में ये पॉजिटिव चार्ज से चार्ज के बाहर और अंदर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल शुरू होगा तो स्थिति बदल जाएगी। स्थिति कैसे बदलेगी? अंदर पॉजिटिव चार्ज आयन अधिक हो जाएंगे और बाहर नेगेटिव चार्ज आयन अधिक हो जाएंगे। ये स्थिति कहलाती है
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल है। उसका कारण क्या रहा, आप ध्यान से देखिए कि एक्शन पोटेंशियल में क्या परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत होती है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। बंद होने से क्या होगा, बाहर रेस्टिंग स्टेज के अंदर बाहर सोडियम आयन बहुत अधिक है, अंदर पोटेशियम आयन बहुत अधिक है। तो बंद होने से बाहर से सोडियम आयन अंदर आएंगे, अंदर पहले से पोटेशियम आयन बहुत अधिक है, तो अंदर की तरफ सोडियम आयनों की अधिकता होने के कारण जो न्यूरोलेमा है, एक्शन पोटेंशियल के समय ही न्यूरोलेमा जो है अंदर से पॉजिटिव चार्ज और बाहर से नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है। और इसमें अगर हम बात करें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मान होगा वो लगभग 30 मिलीवोल्ट तक हो जाता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। 30 मिलीवोल्ट का यहाँ पर ये है कि बाहर नेगेटिव चार्ज आयन है, उसकी अपेक्षा अंदर न्यूरोलेमा में 30 पॉजिटिव चार्ज आयन अधिक है। तो पॉजिटिव चार्ज आयनों की जो स्थापना है अंदर की तरफ ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, उसका जो कारण है वो है सोडियम पोटेशियम पंप का बंद होना, साथ ही साथ बाहर से सोडियम आयनों का, ECF से सोडियम आयनों का न्यूरोप्लाज्म के अंदर आना। ये जो कंडीशन है ये तब तक बनी रहती है जब तक कि यहाँ से यहाँ Ni गुजर रहा है नॉर्मल पर। जैसे जैसे Ni आगे गुजरेगा तो इसकी स्थिति पुनः वही पहले वाली हो जाएगी। जैसे वाली ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड और ये थर्ड स्टेज। पहले वाली स्थिति कौन सी हो जाएगी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज आए और अंदर नेगेटिव चार्ज आए। ये पुनः पहले वाली स्थिति पूर्व की स्थिति हो जाएगी। अर्थात अब यहाँ से Ni जो है या एक्शन पोटेंशियल वो गुजर चुका है। तो पहली स्टेज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जहां पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मान लगभग -70 से 80 मिलीवोल्ट होता है। दूसरा है एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, अर्थात ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल के दौरान न्यूरोलेमा है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है, अर्थात अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आयन स्थापित हो जाते हैं, जिसका मान लगभग +30 मिलीवोल्ट, अर्थात न्यूरोलेमा का जो आंतरिक स्तर है उसमें 30 पॉजिटिव चार्ज आयन अधिक है बाहर के नेगेटिव चार्ज आयनों की अपेक्षा। जैसे ही ये Ni गुजरता है, यहाँ से मान लीजिए आगे गुजर गया, तो इसकी स्थिति जो है वो पुनः पहले वाली स्थिति हो जाएगी और वो कहलाती है रीपोलराइजेशन, अर्थात जो न्यूरोलेमा है वो रीपोलराइज्ड हो जाएगी, अर्थात बाहर जो पॉजिटिव चार्ज आयन स्थापित हो जाएंगे, अंदर नेगेटिव चार्ज आयन, और पुनः इसका जो मान होगा वो पुनः -70 से -80 मिलीवोल्ट हो जाता है। रीपोलराइजेशन अर्थात बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की जो स्थापना है उसकी शुरुआत की जाती है पोटेशियम आयनों के द्वारा, न कि सोडियम आयनों के द्वारा, क्योंकि ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल बाहर से सोडियम आयन अंदर आते हैं और अंदर से पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल पहले बताया था मैंने कि जो न्यूरोलेमा है ये पोटेशियम आयनों के लिए 20% अधिक परमेबल होती है, किसकी अपेक्षा, सोडियम आयनों की अपेक्षा। इसलिए रीपोलराइजेशन सिचुएशन की स्थापना के लिए पोटेशियम आयन उत्तरदायी है और उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम आयन उत्तरदायी है, अर्थात बाहर पॉजिटिव चार्ज आयनों की स्थापना होती है पोटेशियम आयनों के द्वारा, और चूंकि जैसे ही Ni गुजर जाएगा, एक्शन पोटेंशियल वहां से गुजर जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप पुनः चालू हो जाएगा, जिसके कारण से अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन बाहर से अंदर, और पुनः पोलराइज या रीपोलराइज की स्थिति क्रिएट हो जाएगी न्यूरोलेमा पर,
अगर रीपोलराइजेशन हो गया या न्यूरोलेमा रीपोलराइज हो गई, इसका अर्थ ये हुआ कि वहां से एनआई जो नर्व इम्पल्स है वो गुजर चुका है। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे केमिकल ट्रांसमिशन। थैंक्स।